आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बवाल है, चौतरफा है। दंगाइयों ने बांग्लादेश में आग लगा रखी है। बांग्लादेश के कई शहरों में तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी की जा रही है। वहां धर्म का अपमान करने के आरोप में हिंदू दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाकर उसमें आग लगा दी गई। हिंसा, आगजनी, आक्रोश के बीच में छात्र नेता और इनकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हादी के लिए वहां की राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नमाज अदा की गई। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफना भी दिया गया। संसद भवन के साउथ प्लाजा के सामने का मैदान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम सब हादी बनेंगे, हम सदियों तक लड़ेंगे, हादी का खून बेकार नहीं जाएगा। और दिल्ली हो या ढाका जैसे नारे लगा रहे थे। शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में रिक्शा से जाते वक्त ही गोली मार दी गई थी। पीछे से लोग अब कह रहे हैं, भले ही उस्मान हादी नहीं है लेकिन हम उनके रास्ते पर चलते रहेंगे। जब तनावपूर्ण हो गए हैं बांग्लादेश में हालात, इसके बाद इलाज के लिए उस्मान हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, फिर एयरलिफ्ट करके आगे सिंगापुर के लिए ले जाया गया क्योंकि हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन फिर भी बचाया नहीं जा सका। 18 दिसंबर की रात इलाज के दौरान उस्मान हादी की मौत हो गई। इसके बाद जब उस्मान हादी का शव ढाका लाया गया तो हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया। जिस उस्मान हादी की हत्या पर बांग्लादेश सुलगा, वो शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत का पोस्टर बॉय था। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, अब दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया, नमाजे जनाजा में शामिल हुए लोगों की भीड़ बता रही है कि उस्मान हादी का जाना इन लोगों पर क्या असर कर गया, या फिर क्या उस्मान हादी की भूमिका इन लोगों की जहन में थी, जिंदगी में थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर ढाका में संसद भवन के साउथ प्लाजा में नमाज रखी गई और बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए। इस नमाज में लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल हुए। सुपुर्दे खाक उस्मान हादी जरूर हो गया, लेकिन उसके पीछे कई समर्थक उसकी राह पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। তুমি আমাদের বুকের ভেতরে আছো এবং চিরদিন বাংলাদেশ যতদিন আছে তুমি সকল বাংলাদেশীর বুকের মধ্যে থাকবে, এটা কেউ সরাতে পারবে না। আমরা আজকে তোমাকে প্রিয় হাদি বিদায় দিতে আসিনি, আমরা তোমার কাছে আমরা ওয়াদা করতে এসেছি। তুমি যা বলে গেছো সেটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি, সেই ওয়াদা করার জন্য আমরা একত্র হয়েছি। সেই ওয়াদা শুধু আমরা নয়, পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশের সব মানুষ পূরণ করবে। সেই ওয়াদা করার জন্যই আমরা তোমার কাছে আজকে এসেছি, সবাই মিলে যে যেখানে আছি। আমরা তোমার যে মানব প্রেম, তোমার যে ভঙ্গি, মানুষের সঙ্গে উঠা বসা, তোমার যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সবাই প্রশংসা করছে, সেটা আমরা মানে। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ये अंतिम विदाई देने के लिए भी थे उस्मान हादी को। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको जमात इस्लामी से आईएसआई तक बांग्लादेश में भारत विरोधी 6 चेहरों के बारे में अब तफसील से बता देते हैं, समझाते हैं आपको कि कैसे ये भारत का विरोध करके अपना फायदा करना चाहते हैं। ये नए संगठन, ये अलग अलग जो संगठन है और नाम है, भारत विरोधी नैरेटिव को कैसे हवा दे रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं बांग्लादेश में इन दिनों जो एंटी इंडिया विचारधारा है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आखिर अचानक से कैसे तेजी से बढ़ गए और कौन से वो 6 अलग अलग चेहरे हैं, 6 अलग अलग संगठन हैं जो भारत विरोधी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से ये 6 चेहरे हैं, एक एक करके आप इन्हें जान लीजिए। सबसे पहले तो बांग्लादेश में बवाल के ये 6 बड़े विलेन समझाएं आपको। इनकलाब मंच जिसने मुख्य भूमिका निभाई शेख हसीना को अपने तख्त से हटाने के लिए, यानी कि तख्ता पलट के लिए, पद से हटाने के लिए, और शेख हसीना को फिर देश छोड़कर भागना पड़ा। उस्मान हादी एक बड़ा चेहरा, उस्मान हादी जिसकी हत्या के बाद बवाल बांग्लादेश में चौतरफा है। जमात इस्लामी की बड़ी भूमिका रही है और आपको याद होगा जब बांग्लादेश में दंगे भड़के थे, जुलाई 2024 का वो पूरा वाकया था,
तब जमाते इस्लामी की भी उसमें अहम भूमिका नजर आई थी। आईएसआई और बांग्लादेश की नज़दीकी आपने पिछले दिनों खूब देखी होंगी। आईएसआई और बांग्लादेशी सेना की लगातार जो मीटिंग्स थी उनका भी नतीजा एक तरीके से देखा जाता है जो बांग्लादेश में आज के हालात हैं, यानी आईएसआई की बड़ी भूमिका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है यानी कि जो बीएनपी है वो भी अब अपनी भूमिका को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो चुनावों पर पूरी तरह से फोकस्ड है। अब इन चुनावों को देखते हुए जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी मजबूती को और ज्यादा जमाना चाहती हैं। जब आवामी लीग इससे आउट हो गई है तो बीएनपी कैसे अपना वर्चस्व बना रही है और ये अपने अपने जुगत में जो लगे हैं, तो उससे भी एक बवाल की बड़ी वजह निकलती है। हसनत अब्दुल्ला जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देता है, भारत के खिलाफ खुलकर बात करता है, खुलकर बोलता है, इसलिए भी ये बवाल की एक कड़ी बांग्लादेश में इन दिनों नजर आ रही है। और मोहम्मद यूनुस, इनके बारे में सब जानते हैं, अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े उन्हें बेहतर करने की बड़ी जिम्मेदारी थी मोहम्मद यूनुस पर, लेकिन आज जो हालात हैं, हिंदुओं को घेरना, उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ होना, मूर्तियों को तोड़फोड़ देना, उनके घरों को फूंक डालना, ये तमाम वो बातें ऐसी हैं जो मोहम्मद यूनुस से सवाल करती हैं। बांग्लादेश में बवाल के 6 बड़े विलन आपने देख लिए, कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकी अलग अलग तरीके से परेशानी बढ़ाती रही। जैसे मैंने बीएनपी का जिक्र किया, खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच में सीधी चुनावी लड़ाई है, इसमें अपना अपना फायदा हर कोई देखना चाहता है। हसनत अब्दुल्ला नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी का नेता है जो आए दिन 7 सिस्टर्स को काटने की बात करता है, यानी भारत पर गलत नजर और भारत के खिलाफ तो बयान देता ही है, 7 सिस्टर को अलग थलग करने की बात भी करता है। बांग्लादेश सरकार के अंतरिम प्रमुख भी हैं मोहम्मद यूनुस, और लोगों को भड़काने का काम, भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हवा देने का काम मोहम्मद यूनुस ने खूब किया है। और पिछले कुछ दिन से जो तिकड़ी है ना चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ये अलग अलग तरीके से नज़दीकियों को बढ़ा रही है। और यहाँ भारत में बैठे हुए जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे हमें 2 मोर्चों पर नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जो बांग्लादेश में हालात हैं वो भारत पर असर क्या डाल सकते हैं, अब बांग्लादेश में जो बवाल है उसका फ्यूचर क्या नजर आता है, मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पथिकृत पाइन मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, प्रशांता कुमार शील मेरे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पथिकृत पाइन जी, आप ही से मैं सवाल कर लेती हूँ, जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, अभी दूर तलक उसके सुधरने के या उसके बेहतर होने के चांसेस तो ना के बराबर दिख रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या होना, ऐसा लग रहा है कि आग में घी डालने का काम हो गया है, मतलब क्या और सुलगेगा अभी बांग्लादेश? जी, अभी जो बांग्लादेश में हालात है वो कंट्रोल्ड केओस है, ये केओस तैयार किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़े बड़े किरदार है, कुछ बांग्लादेश के अंदर के हैं, कुछ बाहर के हैं, और बहुत से ऐसे सारे देश है, पाकिस्तान नहीं, पश्चिमी देश भी बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि भारत जो है दोनों तरफ से घिर जाए, और इनका जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंडिया का है, जो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2035 तक, वो उसके ऊपर जितने सारे रोड़े डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश की जा रही है। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ये उस्मान हादी, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा बाहर के आई है अभी, कि ये जेल में था, ये बंदा जो फैसल है जिसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने मारा है, गोली चलाई है, फैसल जो है वो जेल में था। इसको बेल करवाया था एक लॉयर ने जिसकी ताल्लुक है जमात इस्लामी के साथ। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अभी यूनुस चाहता ही नहीं है कि इलेक्शन हो, या फिर यूनुस के पीछे जो इनके आकाए है, यूनुस काम करता था क्लिंटन फाउंडेशन के लिए, और वो क्लिंटन फाउंडेशन में इसी साल के पहले जाके ओपनली एडमिट किया था कि जो 2024 में किया गया वो मेटिकुलसली प्लान्ड है, मतलब शेख हसीना को हटाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा साजिश था। तो बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूं, वो चाहते हैं कि किसी तरह ये इलेक्शन जो फरवरी या मार्च में होने वाला है वो ना हो, और यूनुस अपनी इसी तरह चलते रहे। अल्टीमेटली यूनुस को जिन लोगों ने भेजा है उस टाइम कितना कोशिश और जितना सपोर्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था, अमेरिका का, ये तो सबको पता है। वो चाहते हैं अल्टीमेटली बांग्लादेश एक सीरिया बन जाए और एक ऐसी जगह हो जहां से जिहाद के नाम पे बहुत बड़े पैमाने में तादाद में तांडव हो, और ये तांडव अभी जो वहां पे चल रहा है, इससे बहुत बड़ा एक खतरा है कि ये नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल इस तरह फैलाने की कोशिश करेंगे। एक और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं, आप जो मॉब वायलेंस देख रहे हैं वो एक हिस्सा है, ये एक्सट्रीमिज्म का एक हिस्सा है मॉब वायलेंस। दूसरी हिस्सा है बहुत बड़े बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स थे, जो उनके जेलों में थे, इनको सबको छोड़ दिया गया है।
दूसरी पहलू वो है कि क्या ये यहीं पे रुक जाएंगे या फिर बड़े बड़े टेरर अटैक्स की प्लानिंग करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर फॉरेन मिशंस पे हो, हाई कमीशंस पे हो, या बांग्लादेश के बाहर इंडिया में हो। तो अभी जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक है। ये जो बोल रहा है कि सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे, ये इनकी सिर्फ भाषा नहीं है, इनके पीछे बड़े बड़े आकाए हैं जो इनको बोल रहा है कि इसी तरह से मैटर को करवाते रहो। और वो चाहेंगे, वो हाई कमीशन में जितनी बार इन लोगों ने अटैक किया, वो चाहेंगे कि वो चाह रहा है कि 1979 में ईरान में जो हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पे, अमेरिका के एम्बेसी को जिन लोगों ने जिस तरह से बर्बाद कर दिया, मारने का कोशिश किया, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ करे ताकि इंडिया रिएक्ट करे। और इंडिया रिएक्ट करे तो उसके बाद वो दिखाएंगे, देखो हमने कहा था इंडिया हमारा दुश्मन है, ये साबित हो गया। फिर वो केओस और बढ़ाएंगे। कभी ना कभी इंडिया को तो एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने सिक्योरिटी के। यानी जो दो मोर्चे चीन और पाकिस्तान होते थे, वो तीन मोर्चे पर भारत तैयार रहे और भारतीय सेनाओं को उसी हिसाब से अलर्ट होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। प्रशांता कुमार शील जी, ये जो बांग्लादेश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनावों पर तो तैयारियां होने की बात हो रही थी, फोकस भी पूरी तरह से हैं, लेकिन आपको लग रहा है मोहम्मद यूनुस ने जो डेंट किया है बांग्लादेश में, वो रिकवर हो भी पाएगा, रिवाइव हो पाएगा क्या? आप देखते हो द प्रेजेंट आफ्टर द शेख हसीना को एक्सट्रेडिशन हो, मेरा देखता हो इधर में सम इस्लामी बेस्ड दल आता हो, स्पेशली देयर एजेंडा आता हो फ्रॉम इस्लामाइजेशन, खिलाफत, एंड आल्सो द यू नो दैट द सरिया बेस्ड का लॉ एंडोर्स करता हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो अंदर के बोलता है पॉलिटिकल पार्टी, बट मेन एजेंडा को ही ये तो विशृंखला नैराज्य होता हो, एंड आल्सो द आईएसएस का जंगी मॉडल का सीरिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान मॉडल का एंडोर्स करता है। आप तो देखता हो लास्ट थर्सडे देखता हो, ये हिंदू युवक का प्रकाश दिवालों में क्या करता है। तो ये तो रेड अलर्ट, ये तो रेड अलर्ट में तो बांग्लादेश का पॉलिटिकल आइडेंटिटी हुआ, माइनॉरिटी का टोटल सिचुएशन होता हो। मेरा देखता हो ये तो भैया तो इंडिया में होता हो माइनॉरिटी का इतने ऑफेंस, तो आप तो देखता हो तो विश्व मीडिया का, अल जजीरा का और टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो ग्लोबल मीडिया का कितना ट्रीटमेंट दिया। बट बांग्लादेश में इतना माइनॉरिटी युवक का अटैक हुआ, बनता हो, प्रकाश दिवालों में पिटता हो एंड फायरिंग करता हो, बट नो आंदोलन नहीं है, इंदर में प्रोटेस्ट नहीं है। बट आपको तो हिंदू युवक माइनॉरिटी का अटैक होता हो इंडिया में, बट बोलता हो ये तो बहुत बढ़िया खबर है, बट दिस इज द रियलिटी। आपका बोलता हो तो हिंदू का लिए बोलता हो, सनातनी का बोलता हो, आपका टैगिंग करता हो, आपको तो दलाल हो, बीजेपी का दलाल हो, आपका आरएसएस का दलाल हो। भैया ये तो अस्तित्व का रखा है यहाँ पर बांग्लादेश में जेना हो, या आप तो टू कुर्मा हिंदू स्टिल माओ रहता हो, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिशन नहीं होता हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट का नहीं देखता हो, द सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल होता हो। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है पॉलिटिकल पार्टी आता है, शेख हसीना को एब्सेंस का पॉलिटिकल पार्टी आता हो, बट आपको पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव टू पब्लिक डेवलपमेंट नहीं है, पब्लिक इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ नहीं है। हाँ। तो पॉलिटिकल डिविडेंड का लिए के तैयार होता हो, एंड रिजिम का गवर्नमेंट सेम करता। जिस तरीके से, चूंकि आप सीधे ढाका से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ढाका में हालात जो अभी हैं, बांग्लादेश में जो अलग अलग जगह उस्मान हादी की हत्या के बाद असर है, इसमें क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फायदा भी देखने की कोशिश कर रही हैं क्या, प्रशांता कुमार जी? यस, पॉलिटिकल पार्टी का डिविडेंड मैं तो बोलता हूँ, यह तो नैरेटिव है। आप तो नैरेटिव नेक्स्ट इलेक्शन का तो फरवरी में रहता हो, तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता हो, बट पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कितना एजेंडा मैनिफेस्टो के रखता है। एजेंडा नहीं है तो भैया ये तो इकोनॉमी का एजेंडा नहीं है, देश के लिए उन्नयन का एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा वेरी सिंपल है, ये एजेंडा वेरी सिंपल है, एंटी इंडियन एक्टिविटीज है। ये एजेंडा वेरी सिंपल है, एंटी आर्म लीग एक्टिविटीज, ये एंटी
या एजेंडा सिंपल है, वेरी खिलाफत और इस्लामी मॉडल बनता है। तो आपके लिए आप तो करना ही है, ये तो वेरी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। व्हाट द नैरेटिव आपको, ये आपके लिए आपके नैरेटिव लिए आप तो वोट बैंक तो करता है ओनली फॉर द फोकसिंग फॉर इस्लामाइजेशन, नथिंग टू हेल्प। तो आप तो देश का, मेरा देश का और एनी देश के लिए तो इम्पोर्टेंट है। आप तो देश का उन्नयन का, देश का सर्विस का, डेवलपमेंट का, विकास करने की, ये तो मेन एजेंडा। बस पॉलिटिकल एजेंडा ये तो देखता है, ये तो बाइनरी पॉलिटिक्स है आपके। ये तो पैरामिलिशियाई बाहिनी और इस्लामिक बोलना है, ये तो वोट बैंक चीज है। तो ये है कि वोट बैंक का राजनीति। ठीक, वोट बैंक की राजनीति अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज करती हुई नजर आ रही हैं। पथिकृत पाइन जी, ये जो 6 चेहरे हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश में, इस बवाल के पीछे, इस हिंसा के पीछे या बांग्लादेश में आज बिगड़ते हालातों के पीछे, इन 6 वजहों में आपको क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने का भी श्रेय जाता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ तो बांग्लादेश जो गर्त में जा रहा है, लगातार नुकसान झेल रहा है, आम लोग उस माहौल से परेशान आ चुके हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साइड बाय साइड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है पिछले कुछ टाइम में। देखिए, एक रियलिटी है, मैं कहना चाहता हूं कि 1970 के दशक से 1971 के जंग के बाद से ही पाकिस्तान इस काम में लग गया था बांग्लादेश में, किस तरह से रेडिकलाइजेशन किया जाए, किस तरह से एक्सट्रीमिज्म लाया जाए और किस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा दी जाए। और दुख की बात है 1970 से ही वो जंग जीतने के बाद इंडिया का ऑब्जेक्टिव या फोकस उसमें था ही नहीं कि ये देखे कि बांग्लादेश किस दिशा पे जा रहा है। तो ये जो आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट देख रहे हो, ये हमेशा से ही कम से कम 25, 30 या 40% लोगों में था। ये अलग बात है कि शेख हसीना की सरकार जब थी तो उन्होंने इसको दबा के रखा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर था और वो बाहर के निकल आया। तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट 30-40 साल में हुई है कि आपके आंखों के नीचे ये सब चल रहा था और आपको दिखाई नहीं दिया। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि पिछले 16 महीने में यूनुस ने क्या किया, जितने सारे ख्याली पुलाव इसने बेचा था, 16 महीने में आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जला देना, कहीं पे भी आप में एक अजीब देश है जहां पे उन्हीं के लोग उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर जला रहे हैं और इंडस्ट्री बंद हो रहा है। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई चीज है नहीं। पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस फोर्स, आप कल देख रहे थे, परसों देख रहे थे, शायद आर्मी आ रहा है, हर चीज में आर्मी आ रहा है बचाने। क्यों आ रहा है? क्योंकि पुलिस है ही नहीं। पुलिस को खत्म कर दिया यूनिस ने। 1100 से ज्यादा पुलिस वालों को मार दिया गया था जब वो उनके आंदोलन पिछले साल था। प्रशांत जी बेहतर बता पाएंगे। तो आपने पुलिस खत्म कर दिया, इकोनॉमी खत्म कर दिया, इंडस्ट्री है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और लोग जो भावुक होके सपोर्ट किया था यूनुस को, आज वो सोच रहा है कि यार मैं क्या इसको वोट दूं। तो पॉलिटिकल ग्रिप क्योंकि उनका जा रहा था, और ये जितने छात्रा है या जो भी है वो जो आंदोलन किया था, इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया एनसीपी करके। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल ग्रिप को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ इनको करना था। अब देखिए, ये जो एलिगेशन लगा रहा है कि इंडिया का हाथ है, ये जो बंदा गोली मारा उस्मान हादी को, अगर उस्मान हादी के ऊपर थ्रेट था तो यूनुस सरकार ने उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज है, वो जो बंदा गोली मारा उसके बाद 7-8 घंटा लगता है बॉर्डर तक जाने में, उस बीच में क्यों उनको पकड़ा नहीं गया? और उसके बाद नैरेटिव चलाया गया कि इंडिया जिम्मेदार है। ये जेल में था, किसने इसका बेल करवाया? इंडिया का लॉयर जाके बेल करवाया था क्या, जो शूटर है? सो ये जो सेंटिमेंट्स है, और एक चीज समझना चाहिए, जमात जितने ग्रुप्स है वहां पे, वो चाहते, उनका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी आए, बेहतर हो। आपने पिछले 16 महीने में यूनुस को कभी बोलते हुए सुना है कि मैं बांग्लादेश को $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे स्टार्टअप का हब बनाऊंगा, या फिर हम अपने देश में स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देंगे, डीप टेक को बढ़ावा देंगे, हम टॉप लेवल के टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज खोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। और ये बंदा अपने आप को नोबेल प्राइज विनर कहता है। लेकिन एक बात तो बताइए, अगर मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं और वो चुनावों को टालने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी तो देखें ना कि बांग्लादेश कहाँ था और कहाँ आज पहुंच गया। अगर वो इस कुर्सी पर बने हुए हैं तो ये तो कांटों का ताज भी है ना, साथ में फिर बहुत से सवाल भी है ना जो उनकी तरफ जा रहे हैं। नहीं, रचना जी 84 साल की उम्र में वो जब वापस आया था फ्रांस से, क्या वो नई तरह से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने आया था? नहीं, वो तो नौकरी करने आया था। उसको जिन लोगों ने भेजा था
उनको जिन लोगों ने भेजा था उनको इंस्ट्रक्शन देके भेजा है कि तुम ऐसे ही करते रहो। इसी वजह से ना इतना कुछ बवाल हो रहा है। उसके बावजूद आप देखेंगे पश्चिमी मीडिया में इसका कोई कवरेज है नहीं। इसका 1% अगर इंडिया में होता है तो ग्लोबल न्यूज बन जाता है। तो आप हमें समझना ये चाहिए कि क्या यूनुस बेहतरी के लिए आया था? क्या यूनुस का जो ग्रामीण बैंक है या जिनके ऊपर जो एलिगेशन है क्या वो झूठ था? यूनुस के खिलाफ इतने केसेस क्यों था? आज यूनुस आके अपने कंपनीज को इतना फैसिलिटी क्यों दे रहा है? तो यूनुस यहाँ पे ये सोचना पहला प्रश्न तो ये है कि क्या 2024 में यूनुस बांग्लादेश की बेहतरी के लिए आया है या फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव लेके आया है? तो वो सवाल का जवाब से ही आपको पता चलेगा कि 16 महीने में ये जो बंदा अपने आपको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो नोबेल पीस प्राइज विनर है, क्या उसको आइडिया नहीं है किस तरह से? क्या उसने कभी बोला बांग्लादेश को मैं सिंगापुर बना दूंगा? इसीलिए नहीं बोला क्योंकि उसका मकसद ही नहीं था। उसका मकसद ही कुछ और है। हाँ। उसके ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा इसीलिए मिलता है कि तुम यही सब करो। पूरे उनके लाइफ टाइम पे उसने जो किया उसका सपोर्ट पूरा उसको क्लिंटन फाउंडेशन से मिलता था। यूएस डीप स्टेट का सपोर्ट है उसको। तो यूएस डीप स्टेट क्या उसका सिटीजनशिप पूरा बांग्लादेश का है या किसी और देश के साथ भी उसका सिटीजनशिप है? प्रशांति जी बेहतर बता पाएंगे जी। तो वो किसके लिए आया है ये सवाल है ना। बिल्कुल। मंशा क्या है, ये लगातार सवाल बांग्लादेश के लोग भी पूछ रहे हैं और चूंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश भी है तो हिंदुस्तान के लोगों की भी निगाह बनी रहती है। अभी आज तो जिस तरीके से चल रहा है सो लग रहा है बांग्लादेश उसका सोल्यूशन दूर तलक नजर आता नहीं है। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए पथिकृत जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने